गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेसन वही रहेगा, लेसन 5 दिल्ली सल्तनत का विकास। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा खलजी वंश। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकबाद दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह बुगरा खां का पुत्र था। उसने 1286 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास वंश के अंतिम शासक कैकबाद और उसके पुत्र क्यूमर्स की हत्या कर दी और वह स्वयं गद्दी पर बैठकर खलजी वंश की स्थापना कर दी। उसने 1290 से 96 ईस्वी तक शासन किया। वह एक दयालु सुल्तान था। उसने रक्त एवं लोह की नीति के स्थान पर सहनशीलता तथा दयालुता की नीति अपनाई। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। उसने 1316 ईस्वी तक शासन किया। वह खिलजी वंश के शासकों में सबसे महान था। उसने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के अनेक शासकों को पराजित किया। दक्षिण भारत के विजय में उसके प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अभी विस्तार से करते हैं खिलजी वंश का अध्ययन। सबसे पहले खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की। वह तुर्किस्तान के खिलजी कबीला से संबंध रखता था। वह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था और तरक्की करता हुआ बलबन के शासनकाल में समाना के सूबेदार के पद तक पहुंच गया। बाद में वो जलालुद्दीन उस समय सभी खिलजी सरदारों में सबसे शक्तिशाली था। उसमें महत्वाकांक्षा जागृत हो गई और उसने 13 जून 1290 को सुल्तान कैकबाद और उसके पुत्र क्यूमर्स का वध कर दिया और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। उसमें दयालुता के गुण विद्यमान थे। उसने अपने शासनकाल में अनेक सफलताएं प्राप्त की। जलालुद्दीन फिरोज की आंतरिक नीति, उसकी गृह नीति या आंतरिक नीति दयालुता तथा सहनशीलता पर आधारित थी। वह कभी भी अपराधियों को कठोर दंड नहीं देता था। उसने कैकबाद के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को ऊंचे पदों पर ही बने रहने दिया। उसने बलबन के सिंहासन पर भी बैठने से इनकार कर दिया और उसकी याद में फूट फूट कर रोया करता था। उसने बिना किसी रक्तपात के शासन चलाने का निश्चय किया। मलिक छज्जू का विद्रोह। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में पहला विद्रोह मलिक छज्जू ने किया। वह बलबन का भतीजा था और फिरोज उसके साथ उदारता का व्यवहार करता था। उसे कड़ा मणिकपुर का सूबेदार बना रहने दिया, लेकिन बाद में उसने अवध के सूबे सरदार के साथ मिलकर फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। इसके बाद वह एक विशाल सेना लेकर के दिल्ली की ओर रवाना हुआ। सुल्तान ने भी उसका दमन करने के लिए सैनिक भेज दिए। अरकली खां को विद्रोहियों को बदायूं के निकट बुरी तरह से पराजित कर दिया और उसने मलिक छज्जू था उसके साथियों को बंदी बना लिया। जब उसे सुल्तान के सामने पेश किया तो मलिक छज्जू के हाथ गर्दन के पीछे गर्दन पर बंधे हुए थे। उसके कपड़े धूल तक कीचड़ से लथपथ थे। मलिक छज्जू की दुर्दशा देखकर सुल्तान रो पड़ा और उसे बेड़ियों से स्वतंत्र करने का आदेश दे दिया। विद्रोहियों के नहाने धोने तथा भोजन का प्रबंध भी करवाया। यह उसकी राजनीतिक भूल थी और इससे सुल्तान के कार्य से उच्च अधिकारी भी नाराज हुए और विद्रोहियों का हौसला बढ़ गया। चोरों तथा ठगों की दयालुता की प्रति नीति थी। अब उसने जो चोरों ठगों के प्रति दयालुता की नीति से उनके हौसले और बुलंद हो गए, ठगी और ज़्यादा हो गई। राजद्रोही सरदारों के प्रति भी उसकी उदारता की नीति थी। सरदार सुल्तान को हटाने का षड्यंत्र रचने लगे, लेकिन उन्होंने उनके प्रति भी उदारता की नीति अपनाई। सिद्दी मौला का वध। सुल्तान फिरोज खिलजी ने चोरों, डाकुओं तथा ठगों आदि के विरुद्ध उदारता का परिचय दिया, परंतु सिद्दी मौला के साथ कठोरता का व्यवहार किया। सिद्दी मौला एक प्रभावशाली धार्मिक संत था और उसके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कुछ लोगों का यह मानना था कि सिद्दी मौला सिंहासन प्राप्त करना चाहता है और उसने
कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने स्वर्गीय सुल्तान की पुत्री का विवाह सिद्दी मुल्ला से कराकर उसे दिल्ली पर की गद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रचा। जब गुप्तचरों ने सूचना सुल्तान के पास भेजी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने सिद्दी मुल्ला को हाथी से कुचलकर मारने का आदेश दे दिया और सुल्तान के सामने इसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी विदेश नीति की अगर बात करें तो रणथंभौर था, मंदावर पर आक्रमण किया, मंगोलों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। जब मंगोलों ने 1.5 लाख मंगोलों के साथ जब हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया तो वह नगरों को ध्वस्त करता हुआ सुनाम तक पहुंच गया। संकट की घड़ी में फिरोज खलजी ने बड़ी वीरता और चतुराई से काम लिया। उसने एक सेना आगे भेज दी। जब दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ तो मंगोलों को पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हें कैद कर लिया गया। भीलसा की विजय प्राप्त की। उन्होंने देवगिरी की विजय प्राप्त की। भीलसा की विजय के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा अधिक बढ़ गई थी। अब उसने देवगिरी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय देवगिरी भी एक शक्तिशाली राज्यों में गिना जाता था और उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। अलाउद्दीन खिलजी में देवगिरी की अपार सफलता और महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। उसे सुल्तान को कड़ा आने, लूट का माल देखने और अपना हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया। सुल्तान के शुभचिंतकों तथा खुफिया विभाग के अधिकारियों ने इनकार करने के बावजूद सुल्तान ने अपने भतीजे का न्योता स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि मलिक अहमद चप ने भी सुल्तान को होशियार रहने को कहा था। इन सब को अनदेखा करते हुए सुल्तान 19 जुलाई 1296 को अपने भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कड़ा की ओर चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका भव्य स्वागत किया, लेकिन सुल्तान के सर पर तो मौत मंडरा रही थी। जैसे ही अलाउद्दीन के गले लगने के बाद पीछे हटा, वैसे उसके इशारे पर इख्तियारुद्दीन ने अपनी तलवार से सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके वध करते ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया। यह इतिहास में सबसे कायरतापूर्ण हत्या की घटना थी। जलालुद्दीन का अगर मूल्यांकन करें तो वो खिलजी सुल्तानों में वो सबसे उदार व दयालु था। वह किसी भी कीमत पर निर्दोष व्यक्ति का रक्त नहीं बहाना चाहता था और यही उसकी नीति उसके काल का कारण बन गई। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा अथवा ससुर को 19 जुलाई 1296 को मारकर दिल्ली का सुल्तान बना। वह केवल खिलजी वंश का ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे महान था। उसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल में न केवल दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को दक्षिण तक विस्तृत किया बल्कि विभिन्न प्रशासनिक सुधार भी किए। उसका जन्म 1266 ईस्वी में हुआ और उसके पिता का नाम शहाबुद्दीन मासूद खिलजी था। उसके बचपन का नाम अली गोशब था। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसका पालन पोषण उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, प्रशासन संबंधी आदि की शिक्षा प्रदान की। जब अलाउद्दीन युवा हुआ तो फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया और फिर वह जब गद्दी पर बैठा तो पीछे हमने बताया कि उसने धोखे से अपने ससुर व चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों की बात करें तो उसने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत की विजयों के कारण भारत के इतिहास में सुल्तान को महान माना जाता है। वह एक शक्तिशाली व योग्य सेनापति था। वह सिकंदर महान की भांति संसार को जीतना चाहता था। उसने सिकंदर आजम की उपाधि धारण की। उसकी जो उत्तर और दक्षिण की जो विजयी हैं वो इस प्रकार से हैं। उत्तर भारत की विजयी, उसने सबसे पहले उत्तरी भारत को विजित करने का निर्णय किया। उसने एक विशाल सेना गठित की और जफर खां, उलुग खां, नुसरत खां तथा अलप खां जैसे अनुभवी एवं योग्य सेनापतियों की अधीनता में अनेक सैनिक अभियान भेजे। सबसे पहले गुजरात विजय की बात करें तो उसने गुजरात पर अधिकार करने का निर्णय लिया। जब गुजरात मध्यकालीन भारत के धनी प्रदेशों में से एक था। इस प्रदेश में बड़ौद, सोपारा, खंबात जैसी प्रसिद्ध बंदरगाहें थी जहां धनाढ्य व्यापारी व्यापार का कार्य करते थे। वो इसे जीतना चाहता था और उसने नुसरत खां, उलूग खां के नेतृत्व में 1297 में सेना भेजी। वहाँ उसमें कर्णदेव नामक शासक का राज्य था
और शत्रुओं की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करने से उसका साहस नहीं था। और वो जब उस पर आक्रमण हुआ तो वो देवगिरी छोड़कर भाग गया। शाही सैनिकों ने लूट मार की और अनेक मंदिरों को, सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा और नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके बाद रणथंभौर की विजय। अलाउद्दीन ने गुजरात के बाद दूसरा अभियान रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। रणथंभौर राजपूताना का एक प्रसिद्ध शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पर राणा हमीरदेव नामक शासक शासन करता था। वह पृथ्वीराज चौहान का वंशज था। उसने अपने राज्य में मंगोलों को शरण दी हुई थी। अलाउद्दीन जैसा योग्य शासक इस बात को सहन नहीं कर सकता था। कोई शासक अपने शत्रु को उसके शरण दे। अतः 1299 से 1300 के बीच में सुल्तान नुसरत खां उल्लुग खां नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। हमीरदेव के सैनिक इतनी वीरता से लड़े कि उसने सैनिक से शाही सेनाओं को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया, जबकि उल्लुग खां अपनी जान बचाकर भाग गया। इसे खिलजी सहन नहीं कर सका और स्वयं अपनी सेनाओं का नेतृत्व करने का निर्णय लिया और उसने इसी समय दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया। अलाउद्दीन ने पहले हाजी मौला के विद्रोह का दमन किया और फिर रणथंभौर को घेर लिया। मंगोलों ने इस बार भी राजा हमीरदेव ने मंगोलों और नव मुसलमानों की सहायता से 11 महीनों तक शत्रु का डटकर मुकाबला किया। परंतु जब राजपूतों के विरुद्ध विजय की कोई आशा नहीं रही तो अलाउद्दीन ने चालाकी से काम लेने का निश्चय किया। उसने हमीरदेव के प्रधानमंत्री व सेनापति रणमल को अपनी ओर मिला लिया। इस प्रकार 1301 में रणथंभौर पर अधिकार करने में सफल हो गया। मेवाड़ की विजय। रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय मेवाड़ पर राणा रतन सिंह शासन करता था। कहा जाता कि राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती बहुत सुंदर थी और उसके चर्चे पूरे देश में थे। वह पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, परंतु इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। मेवाड़ पर आक्रमण उसने कुछ और ही महत्वाकांक्षा से किया था। उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उसने 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को घेर लिया। राजा रतन सिंह ने 7 महीनों तक मुस्लिम फौजों का सफलतापूर्वक सामना किया। उसके 2 सेनापति गोरा और बादल ने वीरता के कारनामे दिखाए। अंत में राजपूत पराजित हो गए और राणा रतन सिंह को कैद कर लिया। और इसके बाद पद्मावती के पास संदेश भेजा, यदि वह सुल्तान के साथ विवाह कर ले तो राणा को छोड़ दिया जाएगा। इस पर रानी ने एक चाल चली और उसके पास संदेश दिया कि वह अपनी दासियों सहित हरम में आ रही है। इसी समय 700 राजपूतों ने दासियों का वेश बदलकर शाही हरम में प्रवेश कर लिया और रतन सिंह को छुड़ा लिया। इससे अलाउद्दीन और अधिक क्रोधित हुआ और उसने राजपूतों का कत्लेआम का आदेश दे दिया। राजपूतों और मुसलमानों में फिर एक बार घोर युद्ध हुआ। गोरा और बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई और रानी पद्मावती ने हजारों दासियों सहित अपने सतीतों की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और राणा रतन सिंह भी लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। इसके बाद मालवा की विजय। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार एन उल मुल्क को 10,000 सैनिकों का सेनापति बनाकर मालवा की विजय के लिए भेजा। वहां भी महलक देव ने शत्रु का डटकर मुकाबला किया, परंतु वो पराजित होकर वीरगति को प्राप्त हो गया। सिवाना और जालौर की विजय प्राप्त की। उसके बाद उसने दक्षिण भारत की तरफ ध्यान दिया और दक्षिण भारत में उसे देवगिरी की विजय प्राप्त की। 1306 में वो मलिक काफूर को शाही सेनाओं का सेनापति बनाकर देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय भी अलाउद्दीन ने 1296 में देवगिरी पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद शासक रामचंद्र ने प्रतिवर्ष कर देना स्वीकार कर लिया था, लेकिन 1303 के बाद उसने बंद कर दिया। यह आक्रमण करने का दूसरा उद्देश्य था और उसे विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद वारंगल की विजय। देवगिरी के बाद मलिक काफूर ने 1309 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया और वहां वारंगल तेलंगाना राज्य की राजधानी थी। मलिक काफूर ने वारंगल पर घेरा डाल दिया। प्रताप रुद्रदेव ने बड़ी वीरता के साथ शत्रु का सामना किया, परंतु अंत में वो पराजित हो गया। इसके बाद द्वार समुद्र की विजय। वारंगल से प्राप्त अपार धन संपत्ति ने अलाउद्दीन खिलजी को और अधिक लालची बना दिया। अब रामचंद्र क्योंकि अब उसने वीर बल्लभ ने कुछ समय तक मलिक काफूर तथा रामचंद्र की संयुक्त सेनाओं का सामना किया, परंतु अति शीघ्र वह शत्रु के चारों ओर से घिर गया और उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद मदुरा की विजय।
प्राप्त की। मदुरा के बाद उसने देवगिरी पर पुनः विजय प्राप्त की। फिर अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें तो जहां उसने सल्तनत में शांति स्थापना की, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन प्रबंध था वो भी कुशल शासन प्रबंध था। वह नेपोलियन की तरह युद्ध क्षेत्र तथा प्रशासन दोनों कार्य में कुशल था। उसने ऐसे शासन प्रबंध की स्थापना की जो दिल्ली के सुल्तानों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहा। उसने प्रशासन को केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन में विभाजित किया और उच्च कोटि का भू राजस्व प्रबंध एवं सैनिक प्रबंध के साथ साथ एक अच्छी न्याय प्रणाली भी स्थापित की। इसके अतिरिक्त वह अपनी जनता को दिल से प्रेम करता था और प्रजा की भलाई के कार्यों में लीन रहता था। उसका जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें सुल्तान का पद सर्वोच्च था। उसके पास असीम शक्तियां थी और उसका प्रमुख कार्य कानून बनाना और कानून को लागू करना और दंड देने वाले, उल्लंघन करने वाले को दंड देना था। कभी कभी अपनी सेना का नेतृत्व भी करता था। उसकी मंत्री परिषद की बात करें तो अपने प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए उसने मंत्री परिषद का गठन किया, जिसमें वजीर प्रधानमंत्री को कहा जाता था। वो उसका बड़ा महत्वपूर्ण पद था। सुल्तान के बाद मंत्रियों में वो पहले स्थान पर था, इसलिए विश्वास पात्र एवं योग्य व्यक्ति को ही वजीर के पद पर नियुक्त किया जाता था। उसका कार्य शाही कोष में कर इकट्ठा करके शाही कोष में जमा करने के लिए अमीर नामक अधिकारियों की वो नियुक्ति करता था। उसके बाद अर्जे ममालिक, ये सेना का मंत्री होता था। वैसे तो सेनाओं का मुख्य सेनापति स्वयं सुल्तान था, लेकिन कुछ और भी अनेक कार्य थे जिनके लिए वह अपने अधीन एक मंत्री को नियुक्त करता था। इसके बाद मीर अर्ज था, जो आवेदन पत्रों का मंत्री था। दीवाने अशरफ था, जो लेखा विभाग का अध्यक्ष था। काजी उल कजात था, जो न्याय विभाग का मुखिया था। अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शिए फौज नामक अधिकारी थे। इसके बाद उसका जो प्रांतीय शासन था वो भी आगे कई प्रांतों में बटा हुआ था। केंद्रीय शासन, उसके प्रांतों की संख्या 11 थी। प्रत्येक प्रांत का मुखिया सूबेदार, मुफ्ती अथवा राज्यपाल कहलाता था और उनकी नियुक्ति सुल्तान के द्वारा होती थी। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो वो भी प्रांत भी आगे परगनों व गांवों में बटे हुए थे। जैसे परगनों का शासन था, प्रांत कई परगनों में बटे हुए थे। परगनों के मुखिया को आमल कहते थे। फिर ग्राम का प्रबंध था। अलाउद्दीन की सबसे छोटी इकाई थी और गांव का प्रशासन पंचायत, पटवारी था नंबरदार की सहायता से चलता था। उसका न्याय प्रबंध था, वो स्वयं एक न्यायप्रिय शासक था। वह अपने प्रशासन में न्याय का प्रमुख स्रोत था और सुल्तान साथ ही सल्तनत का मुख्य न्यायाधीश भी था। वह बड़े बड़े मुकदमों के निर्णय करता था और उसका निर्णय अंतिम था। वो किसी को मृत्युदंड भी दे सकता था और किसी को जीवन दान भी दे सकता था। उसके दंड बड़े कठोर थे। कानून के शिकंजे से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता था। बड़े बड़े अपराधों के लिए मृत्युदंड प्रचलित थे। सैनिक प्रबंध भी उसने अच्छे तरीके से किया। उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। इसके अलावा उसकी सेना में हाथी, पैदल सैनिक भी काफ़ी थे। उसके बाद दाग व हुलिया, ये अलाउद्दीन खिलजी सेना के अनुशासन पर बहुत बल देता था और इससे पहले के सुल्तानों की सेना में कई कमियां थी। जो शाही सैनिक अक्सर सुल्तानों को धोखा देते रहते थे और वो युद्धों के इसमें भाड़े के सैनिकों, टटुओं को प्रयोग में लाता था। अलाउद्दीन ने इस प्रकार धोखाधड़ी से बचने के लिए सेना में दाग और हुलिया प्रणाली लागू की। इस प्रणाली के अनुसार सेना में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक घोड़े को दागा जाता था तथा प्रत्येक सैनिक का हुलिया लिखा जाता था। अच्छे सैनिकों को वो अच्छे वेतन देता था। योग्य सैनिकों की नियुक्ति वो अपनी सेना में करता था। उसके दुर्ग एवं गुप्तचर बड़े उत्तम किस्म के थे। पुलिस एवं गुप्तचर प्रणाली भी उसके पास थी। वो भूमिकर प्रबंध का भी उसका अच्छा था। उसने कई सुधार किए। वह जानता था कि कृषि ही राज्य की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए वो कृषि की दशा सुधारने के लिए भी काफ़ी प्रयास करता था। उपयुक्त वर्णों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक उच्च कोटि के शासन प्रबंध की स्थापना की। उसने न केवल केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाया, बल्कि प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन को भी नया रूप प्रदान किया। उसने अपने सल्तनत काल में उच्च कोटि की न्याय प्रणाली स्थापित की। वह न्याय करते समय किसी से भेदभाव नहीं करता था। पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था और वह एक वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल शासक प्रबंधक था। उसके जो सुधार थे वो इस प्रकार से हैं। उसने शक्तिशाली
सरदारों का दमन किया, उसने संपत्ति जब्त कर ली, यानी आय से अधिक संपत्ति वो मानता था कि विद्रोह का कारण है। कुतुबुद्दीन ऐबक था इल्तुतमिश के समय अमीरों की सरकार की ओर से जागीरें मिली हुई थी और काफ़ी जागीरों से वो धनवान हो गए थे। उसने उनकी जागीरें जब्त कर ली। सरदारों के आपसी मेल जोल पर पाबंदी लगा दी थी। उसने अपने राज्य में मदिरा निषेध कर दिया था। उसने गुप्तचरों की नियुक्ति कर रखी थी। उसके राज्य में 24 घंटे उसके द्वार गुप्तचरों के लिए खुले रहते थे और उसने गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था। वो धर्म की राजनीति से अलग था। वह चतुर राजनीतिज्ञ था। हालांकि उसकी इस्लाम में पूरी आस्था थी, लेकिन वह राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप नहीं करता था। हिंदुओं के प्रति उसकी जो नीति थी, वह कठोर नीति अपनाई थी। हिंदू कृषि के कार्य करते थे। अलाउद्दीन से पहले खुद मुकद्दम चौधरी इत्यादि को अन्य किसानों की अपेक्षा कम कर देते थे और इसके लिए उसने भूमि कर 50% तक बढ़ा दिया था। सैनिक सुधार भी उसने काफ़ी किए। उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे और वह प्रत्येक घुड़सवार को 234 टंके वार्षिक वेतन देता था। यदि किसी सैनिक के पास 2 घोड़े होते तो उसे 78 टंके अतिरिक्त देता था। भूमि कर सुधार भी उसके अच्छे थे, क्योंकि वो मानता था कि भूमि से ही, कृषि से ही राज्य को कर मिलता है और वही राज्य की धन का सोर्स है। इसलिए उसने कृषि सुधार भी काफ़ी किए। उसके आर्थिक सुधार भी उसने अच्छे किए। उसने आवश्यक वस्तुओं के भाव निश्चित किए, वस्तुओं की प्राप्ति की उचित व्यवस्था की, वस्तुओं को इकट्ठा करने का प्रबंध भी किया। उसने एक राशन प्रणाली भी की। प्रत्येक परिवार को 6 से 7 सेर प्रति दिन के हिसाब से अनाज देता था। वस्तुएं बेचने वालों को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। सरकार का कपड़ों पर कड़ा नियंत्रण था। मंडियों का प्रबंध किया और उसने कठोर दंड की व्यवस्था की। आर्थिक सुधारों की सफलता के कारण जो उसके थे वो बेहद सफल हुए। उसने न केवल भाव निश्चित किए, बल्कि उनकी प्राप्ति के लिए भी उसने उचित प्रबंध किया। अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति भी अच्छी थी, क्योंकि मंगोल मध्य एशिया की बर्बर जाति थी और वो बेकसूर लोगों की हत्या, लूट मार करके आतंक फैलाते थे। वो भारतीय स्त्रियों की इज्जत लूटने से भी बाज नहीं आते थे। उन्हें अनेक शहरों को रौंद डाला था और इसलिए वहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने उनके खिलाफ भी उसने कठोर नीति अपनाई और उनको भी काबू किया। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन करें तो वो मध्यकाल के सुल्तानों में सबसे ताकतवर था, सबसे सफल था। उसने 1296 से 1316 तक शासन किया। उसने न केवल उत्तर भारत के दक्षिण भारत के शासकों को पराजित किया, अपितु उन्हें अच्छे तरीके से उन्होंने व्यवस्था भी की। और इसके बाद खिलजी वंश का पतन होता है। 2 जून 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को के 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर सुल्तान घोषित कर दिया और वह उसका संरक्षक बन गया। मलिक काफूर ने सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली। उसने अलाउद्दीन के बड़े पुत्रों खिजर खां और शादी खां को अंधा करवा दिया। उसने सुल्तान के तीसरे पुत्र मुबारक शाह को अंधा करवाने का प्रयास किया, परंतु दूसरे सरदार उसके साथ मिल गए और 11 फरवरी 1316 को मलिक काफूर का वध कर दिया। इसके पश्चात दरबारियों ने मुबारक शाह को उसके छोटे भाई शिहाबुद्दीन उमर का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। मुबारक शाह बड़ा योग्य व्यक्ति था। उसने शीघ्र ही दरबारियों का विश्वास जीत लिया और उसके बाद उसने शिहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों को समाप्त कर दिया और उसकी सारी जागीरें वापस कर दी, जिसको सुल्तान अलाउद्दीन के समय छिन गया था। उसने गुजरात और देवगिरी के विद्रोह का दमन किया। इसके अलावा उसने सभी कैदियों को रिहा कर दिया। कुशलतापूर्वक शासन चलाने के बाद मुबारक शाह ने भोग विलास में अधिकतर समय बिताया और मौका मिलने के बाद 1320 में खुसरो खां ने उसका वध कर दिया और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसका खिलजी वंश से संबंध नहीं था। उसने कुछ ही महीने शासन किया। अंत में दीवानपुर के सूबेदार गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने अन्य अमीरों की सहायता से विद्रोह कर दिया और सुल्तान खुसरो खां का वध कर दिया। 8 सितंबर 1320 को गाजी मलिक ने खिलजी वंश के स्थान पर तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे तुगलक वंश का। तब तक के लिए धन्यवाद।